In our previous video, we had an introduction of Mauryan Empire, and we also learned that Kalinga War proved to be a turning point in Ashoka's life. After that war, he decided not to start another war for conquering territories and he adopted Buddhism. वो बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर चुका था और पूरा अपना लाइफ उसी चीज़ में स्पेंड किया. वो he advised his sons and grandsons not to conquer new territories, countries. वो नया कंट्री और कैप्चर करने के लिए अपने बेटों को या अपने ग्रैंडसन्स को कभी नहीं बोला. They were advised to go in for धर्म विजय, that is winning the hearts of the people. वो बोलता था कि तुम लोग जाओ, लोगों का दिल जीतो. Ashoka got his teachings engraved on rocks and stone pillars in local languages like Kharoshthi, Prakrit, Greek and Aramaic. These teachings were known as edicts. Ashoka's Buddhism or Dhamma, a Prakrit word for the Sanskrit term धर्म. तो प्रकृत में धर्म को धम्मा बोलते हैं, which means moral values, is a little different from classical Buddhism. अशोका का धर्म या अशोका's धम्मा is a little different from Buddhism. वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखता था. उसका दो बात बोलना था कि everybody should serve parents, care and love all living creatures and animals. अपने पेरेंट्स का सबको ध्यान रखना चाहिए. जितना भी लिविंग क्रिएचर्स है, कोई भी बर्ड, कोई भी एनिमल, सबको प्यार देना चाहिए. फॉलो एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रुथ. बी काइंड टू स्लेव्स, सर्वेंट्स एंड वर्कर्स. घर के नौकर हो या कोई स्लेव हो, उस टाइम पे तो स्लेव सिस्टम वगैरह चलता था, या कोई भी वर्कर हो, उनके प्रति दया रखना चाहिए. रेस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, ब्राह्मण्स, टीचर्स एंड मॉन्क्स. नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए और टॉलरेंस और पीस लोगों में होना चाहिए. ये उसका पहला कोड था. दूसरा कोड था एवरीबडी शुड अवॉइड एरोगेंस, एनिमिटी. लड़ाई झगड़ा दूर अवॉइड करना चाहिए. एरोगेंट नहीं होना चाहिए. एनिमल्स का सैक्रिफाइस, कभी कभी फाइटिंग के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए. रिलीजन और लैंड के नाम पर लड़ाई नहीं करना चाहिए. ही वॉन्टेड दैट हिज पीपल शुड लिव इन हारमनी विद ईच अदर. ही रेस्पेक्टेड एंड पैट्रोनाइज्ड ऑल रिलीजियंस. वो हर रिलीजन को इक्वल मानता था. और पैट्रोनाइज्ड मतलब किसी चीज़ को अगर मानते हैं तो उसके पीछे रुपया खर्च करना. तो वो हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट के साथ रुपया वगैरह देता था अगर किसी को मंदिर मतलब अपना वर्शिप प्लेस बनवाना है या कुछ भी करना है तो. अशोका स्टेट वॉज रियली अ वेलफेयर स्टेट. ही ट्रीटेड हिज पीपल एज अ फादर वुड ट्रीट हिज चिल्ड्रन. वो अपने लोगों को अपने बच्चों के जैसे ट्रीट करता था, जिस तरह से फादर एक अपने बच्चे को ट्रीट करता है. वो लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देता था. रोड के दोनों साइड में वो ट्रीज़ प्लांट करवाया ताकि आते जाते लोगों को शेड मिले. वो वेल्स डिग करवाया, हॉस्पिटल्स खुलवाया एनिमल्स और पीपल दोनों के लिए. ऑर्फेनेजेस और ओल्ड एज होम्स खुलवाया गया था. ही अपॉइंटेड धम्मा महामत्ता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा. तो धर्म के बारे में कोई सिखाए लोगों को, उसके लिए भी वो एक पोस्ट था. Now we learn about the administration of Mauryan Empire. The Mauryan administration was run under the guidance of Chanakya. King was the head of the state and enjoyed supreme powers of military, judiciary and civil administration. जिस तरह से हर जगह होता है कि किंग हेड होता है और उसके पास सारा पावर्स होता है. He had a मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उसको एडवाइस और असिस्ट करते थे. लेकिन ज़रूरी नहीं था कि किंग उसका बात सुनेगा. Ministers were appointed on the basis of merit. He kept ladies as his bodyguards. अमत्या, महामत्रा, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ये सब कुछ ऑफिशियल्स थे उसके कोर्ट में, जिसे हम लोग पहले चैप्टर में भी देखे थे. संग्रहित्री, सेनापति, इस तरह से अलग अलग पोस्ट था. देयर वॉज अ वेरी एफिशिएंट एप्सियोनाथ सिस्टम. पूरा होल किंगडम को छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड किया गया था. जैसे अभी होता है कि कंट्री है तो स्टेट है, फिर स्टेट से छोटा डिस्ट्रिक्ट है, टाउन से, इस तरह से. तो उस टाइम पे भी ऐसे ही डिवीजन था. द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर नगरध्यक्ष और नागरिक, जिसको मेयर बोला जाता था. फिर उसको 30 मेंबर्स हेल्प करते थे पूरे सिटी को रूल करने के लिए. दे वर डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच. हर एक बोर्ड का एक पर्टिकुलर काम होता था. जैसे अभी गवर्नमेंट में एक हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन के लिए अलग ग्रुप है पूरा, टूरिज़्म का अलग है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अलग है. तो ठीक उसी तरह से उस टाइम पे भी अशोका एक अलग अलग बोर्ड बनाया था. 6 बोर्ड था
तो वो 6 अलग अलग काम देखते थे, हर एक बोर्ड में 5-5 मेंबर। इसी तरह से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स रन करते थे, जहाँ पर लोगों का रिकॉर्ड रखा जाता था, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब विलेज ऑफिशियल्स का काम था। नेक्स्ट इज सोशल कंडीशन। लोगों का लाइफ काफ़ी पीसफुल और प्रॉस्परस था। वर्ण और आश्रम सिस्टम चलते आ रहा था। वर्णा सिस्टम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम्स मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौटिल्य आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ ईच वर्णा अंडर ईच आश्रम। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो एक ब्राह्मण में ब्रह्मचार्य आश्रम में क्या करना चाहिए, फिर अगर कोई क्षत्रिय ब्रह्मचार्य है तो उसको क्या करना चाहिए, कोई वैश्य ब्रह्मचार्य है तो क्या करना चाहिए। तो हर एक आश्रम के लिए वो चारों कास्ट को पूरा अलग अलग ड्यूटीज था उसका, कि उन लोगों का क्या धर्म है। मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ओन कास्ट एंड फॉलोड देयर पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन। मतलब जो उनके पहले उनके पापा, उनके दादाजी जो काम कर रहे हैं वही लोग भी करते थे। पीपल लिव्ड पीसफुली एंड हार्मोनियसली विद ईच अदर एंड ओबेड लॉज। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था? एग्रीकल्चर मेन बेसिस था इकोनॉमी का। डैम्स और लेक्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कराया गया था ताकि फार्मर्स को इरिगेशनल फैसिलिटीज़ मिले। कैनल्स डग करवाया गया था। सुदर्शन लेक बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इरिगेशन सिस्टम दैट वॉज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। फिर स्टेट कल्टिवेटर्स और ट्रेडर्स को फाइनेंशियली लोन्स भी देता था। कैटल रियरिंग और पैस्चर्स ये सब में काफ़ी ध्यान दिया जाता था। वाइल्ड एनिमल्स, माइंस, नेचुरल रिसोर्सेज ये सब पब्लिक का प्रॉपर्टी था और स्टेट लॉज के अंडर में ये प्रोटेक्टेड था। कोई भी अगर ग्रीन पेड़ वगैरह काट देता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था। तो काफ़ी अच्छा रूल्स था। प्रमोशन ऑफ ट्रेड वॉज इंश्योर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कॉटन, वुल, सिल्क, जूट प्रोडक्ट्स ये सब का एक्सचेंज होता था। द ट्रेडर्स हैड टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट और उनका प्रोडक्ट्स को अच्छे से चेक किया जाता था। काशी, कलिंगा, मदुराई वेर द मेन सेंटर्स फॉर टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और आइवरी का गुड्स वगैरह भी एक्सचेंज किया जाता था। अलॉन्ग विद टैक्सेस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ट्रिब्यूट क्या होता था? जो टैक्स देना है वो तो देना है, साथ में जैसे कोई आइवरी का गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसका जितना मन वो उस तरह का आइवरी का सामान किंग को देगा अपने खुशी से। फिर कोई स्पाइसेस का काम करता है तो वो कुछ किलो स्पाइसेस देगा, कोई कपड़ा का काम करता है वो कपड़ा देगा। इस तरह से वॉलंटरीली डोनेट किया जाता था। नेक्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। 5 types of architectural monuments were prevalent during that period. There were palaces, stupas, caves, pillars and rock edicts. तो what is a stupa? Stupa एक बुद्धिस्ट टेम्पल को बोला जाता है। It is famous as a spiritual monument. It has a dome और pagoda, ऊपर में गोल शेप इस तरह से होता है, where the sacred relics of enlightened beings and religious texts are kept. केव टेम्पल्स आर कॉल्ड विहारास। गुफा में जो टेम्पल्स होता है उसको विहारास बोलते हैं और प्रेयर हॉल्स को चैत्यास। द अशोकास, द पैलेस ऑफ अशोका वॉज एक्सक्विसिटली ब्यूटिफुल। फा हायन, अ चाइनीज ट्रैवलर, वॉज एस्टोनिश्ड टू सी इट एंड रिमार्क दैट द पैलेस मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाई गॉड्स नॉट बाई मैन। अशोका का पैलेस इतना सुंदर था कि फा हायन बोला कि ज़रूर ये भगवान बनाए, क्योंकि इंसान इतना अच्छा पैलेस नहीं बना सकता। The stupa of Sachi and its gateway is the best example of architecture of that period. The Mauryan rulers dug many caves for the monks to live in. क्योंकि monks को अकेले रहना पसंद था तो मौर्यन रूलर्स बहुत गुफा वगैरह खुदवाते थे। इस तरह का काफ़ी सारा गुफा बराबर और नागार्जुना हिल्स में मिला है। दीदारगंज पटना में भी मिला है। The finest example of architecture can be seen in the form of stone pillars with shining surfaces. These pillars were crowned with animal figures. पिलर के ऊपर एनिमल का कोई फिगर होता था। धर्म चक्र वगैरह होता था। The top of a stone pillar with 4 lions and a धर्म चक्र has been adopted as our national emblem. ये हम लोगों का नेशनल एम्बलम बनाया गया है। Ashoka's pillar can also be seen in Firoz Shah Kotla in Delhi. Topra, Kaushambi, Loria, Sarnath and Sachi also have such pillars. Rock edicts were found in Roopnath, सहस्रमा एंड बैरात। ये सब जगह में रॉक एडिक्ट्स मिला है।
लेटर ऑन मोनेस्टरीज वर बिल्ट फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन। मॉन्क्स के रहने के लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाया गया जिसको मोनेस्टरीज बोला जाता है। While Ashoka was making every effort to spread the message of peace to the neighboring countries, the Chinese emperors were building the Great Wall to protect their boundaries by forcing thousands of people to work on the construction in extreme weather condition. तो अशोका इतना अच्छा मैसेज भेज रहा है लोगों को कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे और सबको नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना चाहिए और इतना अच्छा बात। लेकिन उस टाइम के चाइनीज़ एम्परर्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में लगे थे कि एक दीवार बनाएंगे जिससे चाइना प्रोटेक्टेड रहेगा, और बहुत सारे वर्कर्स को, हज़ारों वर्कर्स को एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करना पड़ता था। तो जब इतना अच्छा एम्पायर था तो वो डिक्लाइन कैसे हुआ? द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। It is said that Ashoka's military policy of not waging any war was perhaps the main reason for the decline of his empire. जब वो एक राजा है तो उसको लड़ाई करना ही चाहिए था, लेकिन वो लड़ाई नहीं किया जिसकी वजह से उसका एम्पायर धीरे धीरे खत्म होते गया। बृहद्रथ was the last ruler of Mauryan dynasty. He was killed by his commander in chief पुष्यमित्र सुंगा, और वो थ्रोन कैप्चर कर लिया और एक नया डायनेस्टी शुरू किया, सुंगा डायनेस्टी, and was succeeded by अग्निमित्रा. The last ruler of Sunga dynasty was Devbhuti, who was killed by Vasudev, who established Kanva dynasty. तो देखो किस तरह से एक दूसरे को मारकर अलग अलग डायनेस्टीज शुरू हो रहा है। तो मौर्यन डायनेस्टी में या मौर्यन एम्पायर में 3 मेन रूलर थे, चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट रूलर, बिंदुसर और उसके बाद उसका बेटा अशोका। सो दिस इज ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर।